बच्चों, तो आज आ गए हैं आईसीएससी 2025 का जो फिजिक्स क्वेश्चन पेपर था उसका जो लास्ट वीडियो होगा, मतलब सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 को लेकर। ओके बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, यह है अपना क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ड्रॉ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलिस विद वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 3। ओके, तो इसके लिए जो हमें करना पड़ेगा वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं। तो बच्चों देख लो कि ये जो क्वेश्चन है ये होगा इसका डायग्राम। ओके, तो ये डायग्राम अगर तुम लोग ड्रॉ कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा फुल मार्क्स। ओके बच्चों, तो चलो आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो एक बात बता देता हूं, ऑब्वियसली ये जो ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम 3 वेलोसिटी रेशियो वाला ये जो था, इसके लिए प्रॉपरली तुम्हें जो सारे वायर्स उसको दिखाना पड़ेगा, जो टेंशन एंड एफर्ट का डायरेक्शन है ये सब कुछ अच्छे से दिखाना पड़ेगा। अगर सब कुछ तुम दिखाओगे तभी तुम्हें मिलेगा टोटल 3 मार्क्स। 3 मार्क्स कम नहीं होते, तो ऑब्वियसली इसको अच्छे से करना पड़ेगा। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज अ सबमरीन इन द सी सेंड अल्ट्रासोनिक पिंग एंड अ स्टॉपवॉच इज स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। तो एक अल्ट्रासोनिक साउंड को, एक वेव को भेजा जा रहा है। ओके, और उसी टाइम पे एक स्टॉपवॉच को स्टार्ट किया गया है। The stopwatch stops on receiving the reflected wave from an obstacle and reads 1 minute 40 seconds। मतलब जब वो ऑब्स्टिकल से ऑब्स्टिकल के ऊपर इंसिडेंट होके फिर रिफ्लेक्ट बैक करके जब वापस आता है, तो जो टोटल टाइम लगता है उसके लिए, दैट टाइम इज इक्वल टू 1 minute 40 seconds, which is 100 seconds। ओके, कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सबमरीन। मतलब अगर डिस्टेंस d है तो हमें जो डिस्टेंस है वो निकालना पड़ेगा। और यहां पर बोल दिया गया है साउंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर v इज इक्वल टू 1500 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो देखो हमें पता है यहां पर हम लोग जो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। मतलब d इज इक्वल टू vt बाई 2। तो v इज 1500 इंटू t इज 100 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो जाएगा 75,000 मीटर, या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि दिस इज 75 किलोमीटर। सो दिस इज आवर आंसर। ओके बच्चों, तो ये था 3 मार्क्स। ये मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ा ज्यादा यहां पर दे दिया गया है। मतलब हम लोग स्कूल में, मैं अगर क्वेश्चन बनाता तो मैं यहां पर सिर्फ 2 ही मार्क्स देता। ओके बच्चों, तो लेकिन ऑब्वियसली काउंसिल ने दिया है, तो काउंसिल का जो डिसीजन है दैट इज वो सराखों पर। ओके, तो ऑब्वियसली यहां पर मार्क्स को अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो हम लोग ऐसे करेंगे कि अगर प्रॉपर फॉर्मूला तुम लोग बिठा पाओ दैट इज 1, जो वैल्यूज है उसके लिए 1, और ये जो आंसर है उसके लिए 1। ओके, तो टोटल 3 मार्क्स। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। देखो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या बोला गया है? द डायग्राम्स गिवन बिलो शो 2 साउंड बॉक्सेस A एंड B। तो यहां पर एक A साउंड बॉक्स है और B साउंड बॉक्स है, with wires of same length L and tension 10 kgf। मतलब same length and same tension। okay, but different cross sectional area। मतलब cross sectional area is different। Simultaneously vibrating tuning forks of frequency 300 Hz are placed on the boxes A and B। इन दोनों को ही वाइब्रेट करवाया जा रहा है। एक 300 हर्ट्ज का जो ट्यूनिंग फॉर्क है, 300 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो ट्यूनिंग फॉर्क है, उससे इसको वाइब्रेट करवाया जा रहा है। द पेपर राइडर फॉल्स ऑफ इन केस ऑफ बी बट नॉट इन केस ऑफ ए। तो पेपर राइडर कब फॉल करता है? जब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है। और वाइब्रेशन बहुत ज्यादा कब होता है? अगर जो एक्सटर्नल वाइब्रेशन है वो अगर इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर गया है तो ये रेजोनेंस पैदा करता है, जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट पे वाइब्रेशन होता है। उससे जो पेपर राइडर है, मतलब वो जो स्मॉल पेपर पीस होता है, वो फ्लाई ऑफ कर जाता है, मतलब गिर जाता है। ओके, इतना ज्यादा वाइब्रेशन के लिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम एंड एक्सप्लेन द फेनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ द पेपर राइडर इन बी। तो ऑब्वियसली जो नेम ऑफ द फेनोमेना है दैट इज रेजोनेंस। इसके लिए तुम्हें मिलेगा 1 मार्क्स। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब जो मैंने तुम लोगों को बताया, अगर तुम वो लिख दो
तो उसके लिए तुम्हें मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के लिए तुम्हें मिलेगा 1 मोर मार्क्स। समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज द वायर ए रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ, इज एफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 300 हर्ट्ज एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे। देखो हम लोगों को पता है कि फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू, मैं यहां पर लिख देता हूं, एफ इज इक्वल टू 1/12 रूट ओवर टी बाई पाई आर स्क्वायर डी। अब यहां पर एफ इज फ्रीक्वेंसी, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, टी इज टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग जो कि 10 kgf है, पाई आर स्क्वायर दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्ट्रिंग एंड डी इज द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, अब देखो यहां पर ए और बी, इन दोनों को अगर तुम गौर से देखो, देखो ये जो है और यहां पर ये जो है, ऑब्वियसली ये दिखने में पतला लग रहा है, बी स्ट्रिंग दिखने में पतला लग रहा है और ए स्ट्रिंग मोटा लग रहा है, तो ऑब्वियसली हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ बी, इजंट इट? तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं, एरिया ऑफ ए इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ बी। एम आई क्लियर बच्चों? अब देखो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एरिया, इजंट इट? अकॉर्डिंग टू द अबव फॉर्मूला, तो हम लोग ऐसे लिख देते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज लेसर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, इजंट इट? अब देखो बी का जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है दैट इज 300 हर्ट्ज। ओके, बी का रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अगर 300 हर्ट्ज है तो ए का फ्रीक्वेंसी उससे कम हो, तो मतलब हम लोग ऐसे बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मस्ट बी लेसर देन 300 हर्ट्ज। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? और जस्टिफिकेशन तुम अगर ये भी मैथमेटिकली लिख दोगे तब भी तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा। ओके बच्चों, तो जस्टिफिकेशन के लिए 1 मार्क्स, और कौन ज्यादा मतलब ग्रेटर, लेस और इक्वल, तो तुम लिखोगे लेस, तो इसके लिए 1 मार्क्स। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, देखो द डायग्राम शोज वायरिंग इन अ मीटर रूम ऑफ अ बिल्डिंग। ओके, तो यहां पर एक वायरिंग है, वो यहां पर दिखाया गया है। व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ द डिवाइस एक्स? ओके, अब देखो यहां पर ये जो डिवाइस एक्स है ये क्या है, ये कंपनी फ्यूज है। ओके, ये है कंपनी फ्यूज। ओके, और कंपनी फ्यूज का जो पावर रेटिंग होता है वो हाउस होल्ड सर्किट के लिए, बिल्डिंग के लिए वो 50 एम्पियर होता है। ओके, तो ऑब्वियसली एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन था। ओके, ये मैंने तुम लोगों को बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्विच Z shown in the diagram and the switches you use in to operate different appliances at home? Okay? तो यहां पर जो Z है, Z क्या है, ये एक डबल पोल स्विच है। देखो यहां पर जो यहां पर देखो और यहां पर देखो, ये दोनों जगह पर स्विच है, isn't it? तो दिस इज अ डबल पोल स्विच, मैं यहां पर लिख दिया मैंने, तो ये डबल पोल स्विच है। ओके, तो Z क्या है, Z इज अ डबल पोल स्विच, Z इज अ डबल पोल स्विच। अगर तुम लोग ये लिख दोगे तो इसके लिए तुम्हें मिलेगा 1 मार्क। एंड what is the difference between the switch Z shown in the diagram and the switches you use to operate different appliances at home? तो हम लोग जो डिफरेंट अप्लायंसेस यूज करते हैं उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंगल पोल स्विच या मोनोपोल स्विच। सिंगल पोल स्विच, सिर्फ अगर तुम ये लिख दोगे कि दिस इज Z इज अ डबल पोल स्विच बट जनरली वी यूज सिंगल पोल स्विच या मोनोपोल स्विच, तो इसके लिए तुम्हें 1 मार्क्स मिलेगा। ओके, और जो सी है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेड इन वाई? तो देखो ये जो वाई है ये क्या है, ये एक मीटर है। ओके, किलोवाट मीटर, मतलब जो एनर्जी मेजर करता है कि कितना अमाउंट, कितना यूनिट एनर्जी यूज किया गया है उस बिल्डिंग। ओके, तो उसका जो यूनिट होता है दैट इज किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। ओके, जो हमारा जो मीटर होता है उसमें हम लोग जिस यूनिट में मेजर करते हैं ये वही होगा, किलोवाट आवर। समझ में आया बच्चों? तो दिस वाज द 8C। ओके, तो देखो यहां पर मैं अगर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट कर दूं तो इस पहले के लिए तुम्हें मिलेगा 1 मार्क्स। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्विच Z shown in the diagram and the switches you use to operate? तो अगर डबल पोल स्विच ये बोलोगे इसके लिए 1 मार्क्स, सिंगल पोल स्विच जनरली यूज होता है ये बोलोगे तो इसके लिए 1 मार्क्स, और सी के लिए अनदर 1 मार्क्स। ओके बच्चों,
तो ये हो गया टोटल 4 मार्क्स। आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज द लास्ट क्वेश्चन, सॉरी मतलब 8 का जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें आ जाते हैं। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो देखो यहां पर क्या है, एक न्यूट्रॉन है, एक यूरेनियम है, और न्यूट्रॉन और यूरेनियम को मिलाकर हमें ये मिल रहा है, ओके, विच इज 92 UX। ओके, और यहां पर एक बेरिलियम, एक क्रिप्टॉन और 3 अनदर न्यूट्रॉन और कुछ अमाउंट पे एनर्जी मिल रहा है। ओके बच्चों, तो आ जाएंगे यहां पर नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। अब देखो यहां पर एक न्यूट्रॉन से बोम्बार्ड किया गया है रेडियो एक्टिव या हैवी न्यूक्लियस को, तो ऑब्वियसली इसको क्या कहा जाता है, फिशन। ओके, इस मेथड को, रिएक्शन को फिशन कहा जाता है। तो ये हो गया अपना पहला आंसर। सेकेंड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके बच्चों, तो देखो यहां पर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ये अगर हमें निकालना है तो ये दोनों तरह से निकाल सकते हैं। यहां पर देखो एक न्यूट्रॉन है, मतलब 0 N1 प्लस यूरेनियम मतलब 92 एंड 235। यहां से ये जो आया है इसको मैं Y लिख देता हूं। ओके, मतलब जो डॉटर न्यूक्लियस है दैट इज 92। तो ये दोनों तरफ इक्वेट होना चाहिए, ओके नो, बैलेंस होना चाहिए। तो 0 प्लस 92 इज 92 एंड 235 प्लस 1 इज 236, सॉरी 236, मैंने उल्टा लिख दिया था, 236। तो यहां पर x का वैल्यू क्या हो गया, 236। ओके, तो ये हम लोग लिख सकते हैं 236। और ऐसे भी लिखा जा सकता है कि यहां पर बेरिलियम का जो 144 है, क्रिप्टन का जो 89 है, इन दोनों को ऐड कर दो, प्लस न्यूट्रॉन का, मतलब यहां पर 3 न्यूट्रॉन हो रहा है। ओके, तो इस 3 न्यूट्रॉन का जो 111 करके मास नंबर हो रहा है उसको अगर ऐड करोगे तब भी तुम्हें सेम 236 ही मिलेगा। ओके बच्चों, तो तुम किसी भी एक प्रोसेस से तुम यहां पर निकाल सकते हो। ओके, लेकिन आंसर विल बी 236। सी, आइडेंटिफाई वाई द मिसिंग प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो देखो यहां पर क्या है, 3 वाई, मतलब ये क्या है, एकदम प्रॉपर फिशन में भी यही होता है कि 3 हाई स्पीड न्यूट्रॉन वहां से निकलता है। ओके, तो ये क्या है, 3 न्यूट्रॉन है। ओके, क्योंकि देखो यहां पर अगर तुम 144 प्लस 89 करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 233। तो रह कितना गया, पहले यहां पर देखो मास नंबर कितना है, 236। तो 236 माइनस 233 विल गिव यू 3, इजंट इट? तो ओनली 3 न्यूट्रॉन। ओके, तो यहां पर अगर ओनली 3 न्यूट्रॉन है, तो सॉरी ओनली 3 मास नंबर है, तो ये किसके लिए हो सकता है, मतलब ऐसा अगर लिखेंगे 0N1। ओके, तो यहां पर क्या रह गया है, 3 न्यूट्रॉन। तो आइडेंटिफाई वाई मतलब द मिसिंग प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, दिस विल बी न्यूट्रॉन। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यहां पर देख लेते हैं। 3 identical bulbs B1, B2 and B3, each of power rating 18 watt and 12 volt। तो पावर है 18 watt, वोल्टेज है 12 वोल्ट, आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ओके, तो यहां पर ये जो बैटरी है ये हम लोग देख ही पा रहे हैं कि ये 12 वोल्ट का बैटरी है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब। तो देखो ये बहुत ही सिंपल है, यहां पर हम लोग सिंपली ऐसा कर सकते हैं कि P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई P। तो वी स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 18। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी 8 ओम। तो 8 ओम विल बी आवर आंसर। ओके, तो ये हो गया अपना पहला आंसर। नेक्स्ट, द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ओके, तो अब देखो यहां पर ये है 8 ओम, ये भी है 8 ओम, और ये बल्ब भी है 8 ओम। ओके, अब दोनों, अब देखो ये जो 2 बल्ब है ये कैसे कनेक्टेड है, ये पैरेलली कनेक्टेड है, और उसके साथ ये है सीरीज में, इजंट इट? तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो अगर यहां पर निकाले तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 और 8, इन दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा उसका। 8 का हाफ मतलब 4। 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एंड करंट कितना होगा, हमें पता है I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। तो V इज 12 एंड R इक्विवेलेंट इज 12, तो इट विल बी 1 एम्पियर। तो दैट विल बी आवर आंसर of question number 2. The current drawn from the cell is 1 ampere. Okay बच्चों, आ जाएंगे थर्ड में। If the bulb B3 is removed from the circuit, then will the brightness of the bulb B1 increases, decreases or remain the same? तो सबसे पहले
यहाँ पर तो सिर्फ इजीली कह दिया गया है कि क्या होगा, सिर्फ वही लिखने से हमारा काम हो जाएगा। लेकिन अगर उसके साथ जस्टिफाई और आंसर ऐसा करके बोला जाता तब भी क्या बोलना पड़ता, क्या तब भी क्या लिखना पड़ता, ये भी मैं तुम लोगों को बता दूंगा। ओके बच्चों, तो देख लो B3 को रिमूव किया गया, मतलब ये जो B3 है इसको हम लोग रिमूव कर दिया है हम लोगों ने। तो मतलब अभी जो बल्ब है वो ऐसा है, ये है अपना B1, ये है अपना B2 और दिस इज द 12 वोल्ट सेल। ओके बच्चों, मतलब 12 वोल्ट सेल। तो ये है B1, ये है B2। अब देखो इन दोनों का जो रेजिस्टेंस है दैट इज 8 ओम। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16 ओम, इजंट इट। देखो पहले जो R इक्विवेलेंट था वो कितना था, 12 ओम। अभी R इक्विवेलेंट बढ़ गया है, तो अगर R इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली करंट भी बढ़ जाएगा, इजंट इट। तो हम लोग अगर करंट बढ़ गया तो सॉरी, अगर R इक्विवेलेंट बढ़ गया तो ऑब्वियसली करंट कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो I इज इक्वल टू V बाई आर इक्विवेलेंट। तो अगर हमें पता है, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R इक्विवेलेंट, इजंट इट। तो अगर R इक्विवेलेंट बढ़ गया है तो करंट कम हो जाएगा, और अगर करंट कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब विल बी लेस, इजंट इट। तो यहां पर हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि देन will the brightness of the bulb B1 increase, decrease or remain the same? तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिक्रीज, डिक्रीज। और अगर जस्टिफिकेशन के लिए बोला जाता तो क्या करते हम लोग इजीली ऐसे लिखते हम लोग कि I is, as we know, I is inversely proportional to R equivalent. Therefore, if equivalent resistance of the entire circuit will increase, so current will decrease, due to which the brightness will decrease. Okay. मैं एक बार फिर से दोहरा देता हूं, ठीक है, कि अगर R इक्विवेलेंट बढ़ जाएगा तो I विल डिक्रीज, I घट जाएगा, I कम हो जाएगा। ओके, और अगर I कम हो जाएगा तो पावर कंजम्पशन कम हो जाएगा, इसलिए जो ब्राइटनेस है वो भी डिक्रीज कर जाएगा। एम आई क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो यहां पर देखो टोटल, यहां पर B में मार्क्स होगा 1, यहां पर पहला जो क्वेश्चन था वहां पर होगा 1, और यहां पर होगा 1 प्लस 1 2। तो 1 और 1 कहां पर रहेगा वो भी मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं कि जो R इक्विवेलेंट है वो अगर निकालोगे तो वहां पर मिलेगा 1, और करंट कितना है वो निकालोगे तो वहां पर मिलेगा 1। ओके बच्चों, समझ में आया? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया है देख ले। 9 जो 1 है, 30 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस is used to bring down the temperature of certain mass of water at 70 degree to 20 degree Celsius. Find the mass of water and specific heat capacity of water is 4.2 and latent heat is 336. तो यहां पर एक चीज अच्छे से समझ लो बच्चों कि 30 ग्राम ऑफ आइस है 0 डिग्री सेल्सियस और कुछ अमाउंट में वाटर है जो 70 डिग्री सेल्सियस में है। अब इन दोनों को अगर मिक्स कर दिया जाए तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री आइस जो है वो हीट अब्जॉर्व करेगा, और जो 70 डिग्री सेल्सियस वाला वाटर था वो हीट रिजेक्ट करके वो ठंडा होता रहेगा, और एट लास्ट जो मिक्सचर का टेम्परेचर हुआ है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब पूछा जा रहा है जो 70 डिग्री सेल्सियस वाला मतलब जो गर्म पानी था उसका जो मास है वो कितना हो। तो यहां पर ऑब्वियसली हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाएंगे, चलो वही लगा के इसका आंसर निकालेंगे। तो देखो हमें पता है हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड, इजंट इट? तो ऐसा लिख देते, हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड, इजंट इट? हीट रिजेक्टेड। ओके, अब एब्सॉर्ब किसने किया है? जो आइस था 0 डिग्री सेल्सियस वाला 30 ग्राम का। तो देखो सबसे पहले वो क्या होगा, वो लेटेंट हीट एब्सॉर्ब करेगा। तो लेटेंट हीट हमें क्या पता है, Q इज इक्वल टू ml, m मतलब 30, L मतलब 336। ओके, अब वो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर है, वहां से वो क्या करेगा 20 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इजंट इट? तो m c del T, m मतलब 30, C मतलब 4.2 यहां पर वैल्यू दे दिया गया है, एंड डेल टी मतलब 0 से 20 डिग्री मतलब 20। ओके बच्चों, तो ये हो गया अपना हीट अब्सॉर्ब। अब हीट रिजेक्टेड मतलब गर्म पानी, अब गर्म पानी का मास ही तो निकालना है, तो उसको हम लोग m पकड़ लेते हैं। ओके, तो m
गर्म पानी का जो स्पेसिफिक कैपेसिटी है दैट इज 4.2, और गर्म पानी का जो टेम्परेचर चेंज है दैट इज फ्रॉम 70 डिग्री टू 20 डिग्री, इजंट इट? तो वो कितना होगा? 70 माइनस 20 मतलब 50। एम आई क्लियर बच्चों? समझ में आया? तो अगर ये जो इक्वेशन है इसको अगर तुम लोग सॉल्व करोगे तो m विल बी इक्वल टू 60 ग्राम। सो दिस विल बी द आंसर। एम आई क्लियर? समझ में आया बच्चों? तो ये अगर तुम लोग करोगे तो इसके लिए तुम्हें टोटल मिलेगा 3 मार्क्स। अब देखो यहां पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। तो सबसे पहले देखो, अगर तुम लोग हीट अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड ऐसा लिख लेते हो तो फॉर दैट 1 मार्क्स। ये इक्वेशन अगर प्रॉपरली लिख लेते हो तो फॉर दैट 1 मार्क्स, एंड फॉर द आंसर, लास्ट आंसर, यू आर गेटिंग 1 मार्क्स। ओके बच्चों? तो अगर कोई ऐसा सोचे कि अगर ये ना लिखे तब क्या मार्क्स नहीं मिलेगा? नहीं, तब भी मिलेगा। तो यहां पर तब अगर ये लाइन तक हो गया ठीक ठाक तभी तुम्हें 2 मार्क्स मिल जाएगा। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? A certain amount of heat will warm 1 gram of material X by 10 degrees Celsius and 1 gram of material Y by 40 degrees Celsius. Which material has higher specific heat capacity? Okay बच्चों, तो देखो किसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अब देखो यहां पर दोनों का जो मास है वो तो सेम है, कांस्टेंट है मास, लेकिन जो एक्स मटेरियल है उसके लिए जो टेम्परेचर राइज है वो ज्यादा हो रहा है, वाई सॉरी एक्स के लिए टेम्परेचर राइज कम हो रहा है और वाई के लिए टेम्परेचर राइज ज्यादा हो रहा है, इजंट इट? तो किसका स्पेसिफिक कैपेसिटी ज्यादा है? ओके, और सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट मतलब जो अमाउंट ऑफ हीट दिया जा रहा है वो भी कांस्टेंट है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल टी, इजंट इट? अब देखो यहां पर Q कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, सी और डेल टी ये दोनों चेंज कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं सी इंटू डेल टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इजंट इट? तो सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल टी, मतलब जिसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा, इजंट इट? तो विच मटेरियल हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? तो जिसका टेम्परेचर चेंज ज्यादा है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगा, तो जिसका टेम्परेचर चेंज कम होगा उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। अब देखो टेम्परेचर चेंज किसका कम हो रहा है? एक्स का, तो ऑब्वियसली एक्स विल बी ऑफ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। समझ में आया बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which material X और Y would you select to make a calorimeter? अब देखो कैलोरीमीटर बनाने के लिए, मतलब कैलोरीमीटर जिस मटेरियल से बनता है उसके लिए जो चाहिए होता है दैट इज गुड कंडक्टर, इजंट इट? कैलोरीमीटर मस्ट बी अ गुड कंडक्टर। तो गुड कंडक्टर यहां पर देखो जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है वही गुड कंडक्टर है, तो दैट इज Y। ओके बच्चों, वाई? बिकॉज इट्स अ गुड कंडक्टर। ओके बच्चों, आ जाएंगे नेक्स्ट में। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन द सेम when it changes its state from solid to liquid, state true or false? So obviously it will be false। क्यों? क्योंकि देखो ये तो तुम लोगों ने न्यूमेरिकल में भी किया है कैलोरीमेट्री का, कि अगर सोचो -10 डिग्री सेल्सियस का आइस है तो वहां पर आइस का स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग से दिया जाता है और वाटर का भी अलग से दिया जाता है, इजंट इट? तो तुम लोगों ने देखा है कि आइस का स्पेसिफिक कैपेसिटी और वाटर का स्पेसिफिक कैपेसिटी इट्स डिफरेंट। ओके, तो ऑब्वियसली ये सेम नहीं रहता। ओके, तो दैट्स व्हाई इट्स अ फॉल्स स्टेट। ओके बच्चों, तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन अगर सही करोगे तो 1 मार्क्स, दूसरा 1, तीसरा 1। ओके बच्चों, आ जाएंगे अपने नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। ओके, अ कॉपर रॉड PQ कैरिंग करंट एस्केप्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज शोन इन द डायग्राम। ओके, तो यहां पर एक कॉपर रॉड PQ है, तो ये PQ जो रॉड दिख रहा है बच्चों ये है अपना कॉपर रॉड, मतलब इट्स अ कंडक्टर। अब देखो द कॉपर रॉड PQ विल मूव टुवर्ड्स C, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ओके, मतलब ये इस तरफ मूव करेगा, हाँ या ना, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा। अब देखो यहां पर एक नॉर्थ पोल है और यहां पर एक साउथ पोल है, मतलब यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हम लोग ये मूव करेगा या नहीं इसके लिए क्या कौन सा लॉ यूज करेंगे? विच विल बी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इजंट इट? व्हाई? क्योंकि देखो यहां पर ये जो सेल है ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ऑब्वियसली यहां से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है और थ्रू द कॉपर वायर
इसमें से भी ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, इजंट इट? अब देखो, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो मैंने तुम लोगों को बोला है कि उस मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। ओके, अ करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस अ फोर्स। ओके, तो इसलिए हम लोग, और इस ये फोर्स का डायरेक्शन देखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो ये अगर अपना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल मैंने तुम लोगों को बोल ही दिया है, एफ बी आई। ओके, मतलब थंब इज फोर्स, इंडेक्स फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड बी, एंड मिडिल फिंगर इज करंट आई। ओके, अब देखो यहां पर जो इंडेक्स फिंगर का डायरेक्शन है दैट विल बी डाउनवर्ड। ओके, करंट का जो डायरेक्शन है वो इस तरफ होगा, इनवर्ड, मतलब उस तरफ होगा। ओके, तो जो थंब का डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड में है, तो मतलब जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो लेफ्ट साइड में ही करेगा, और ये लेफ्ट साइड में अगर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो उसी तरफ मूव कर जाएगा। इट्स अ ट्रू स्टेट। ओके, दैट इज ट्रू। समझ गए बच्चों? आ जाएंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेम द लॉ यूज्ड टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पी क्यू। तो ऑब्वियसली मैंने अभी तुम लोगों को बताया है, दैट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ओके बच्चों, आ जाएंगे थर्ड में। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इफ द रॉड पी क्यू इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉपर रॉड ऑफ सेम लेंथ बट ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया? एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो बच्चों, तो क्यों, देखो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होगा तो उसके लिए क्या चेंज हो? देखो हमें पता है आर इज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होगा तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, और रेजिस्टेंस अगर घट जाएगा तो जो करंट है वो ज्यादा फ्लो होगा। अब हमें पता है जो फोर्स है F इज इक्वल टू बी आई एल, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, इजंट इट, टू द करंट पासिंग थ्रू पी क्यू। तो अगर करंट ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, इजंट इट? तो यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस, तो इट विल इंक्रीज, इजंट इट? फोर्स इंक्रीजेस। जस्टिफाई योर आंसर, तो जस्टिफिकेशन क्या होगा? एज वी नो R is inversely proportional to A. Therefore, if cross-sectional area will increase, so resistance will decrease, due to which current will increase, isn't it? और उसके बाद as we know F is equal to BIL, तो F is directly proportional to I. Okay, तो I ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली फोर्स भी ज्यादा होगा। ओके बच्चों, तो दिस विल बी द जस्टिफिकेशन। तो ऑब्वियसली 4 क्वेश्चन है, 1 1 1 एंड 1 मार्क्स। ओके बच्चों, आई होप तुम लोगों को समझ में आया है ये क्वेश्चन, ये मैंने जो तुम लोगों को दिखाया है। अब जल्दी जल्दी एक काम करना है, जो भी 3 वीडियो में मैंने ये पूरा क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है, तो ऑब्वियसली सारा सोल्यूशन देख लो तुम अच्छे से, ठीक है? और देख के तुम लोग मैच कर लो कि कौन सा आंसर सही हुआ है, कितना सही हुआ है। तो वहां से तुम लोगों को एक मोरलेस आइडिया मिल जाएगा कि कितना मार्क्स तुम लोगों को मिल सकता है। उससे बहुत ज्यादा या कम नहीं होगा बच्चों। ओके, ऑब्वियसली कुछ इधर उधर हो ही सकता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, जो जितना मार्क्स वेटेज के तौर पे मैंने दिया है उस हिसाब से थोड़ा 1-2 मार्क्स का इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं ऑब्वियसली। तो अगर तुम लोग ये देख लोगे, यहां से अगर जो आंसर है उसको अगर मैच करा लोगे तो इतना ही मार्क्स तुम लोगों को मिलने वाला है। ओके बच्चों, तो आई होप तुम लोगों को ये अच्छा लगा होगा। ओके, तो आ जाते हैं अपने, मतलब अपने सोल्यूशन के एंड में हम लोग आ गए हैं। ओके, तो तुम सभी को बहुत बहुत बधाइयां फॉर द रिजल्ट। ओके, ऑब्वियसली क्लास 11 का पढ़ाई भी शुरू हो गया है। क्लास 11 का जो सब वीडियोस है, कुछ कुछ वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस तुम लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा, और आगे जाके जो भी वीडियोस तुम लोगों को चाहिए वो ऑब्वियसली तुम लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं तुम लोगों के पास वीडियो लाता रहूं। ओके, और जो अपकमिंग क्लास 10 के बच्चे हैं ऑब्वियसली ये देखते रहो। इसके साथ साथ मैं CFQs भी दे दूंगा तुम लोगों को, ताकि जो अगले साल तुम लोग जो एग्जाम देने वाले हो ICSE का, वहां पर तुम्हें बहुत ही ज्यादा हेल्प हो। और तुम लोगों को भी जो भी वीडियो चाहिए मुझे बताते रहो, क्योंकि मैं इस बार मैंने सोचा है कि बहुत ही ज्यादा फोकस करूंगा फॉर 10th एंड 12th। ओके, फॉर बोर्ड गोइंग बैचेस, so that's why I will focus a lot for these 2 बैचेस। तो अगर कुछ भी तुम लोगों को चाहिए
कोई भी वीडियो तुम लोगों को चाहिए तो ऑब्वियसली तुम लोग बताओ, मैं वैसे ही तुम लोगों के लिए वीडियो लाता रहूं। ओके बच्चों, तो तब तक पढ़ते रहो और फोड़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।